नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार लोकसभा चुनाव को लेके जो है पूरे प्रदेश के भ्रमण में हैं और अभी हम राजमहल लोकसभा क्षेत्र के दौरे पे हैं और लगातार जो है हर जगह जाके देख रहे हैं कितना कार्य हुआ, कितना विकास हुआ, कौन-कौन जनता का समस्याएँ क्या है, जनता किस ओर रुख करना चाहती है, इन सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने आवाम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं नीरज हेम्ब्रम जी, जो कि पिछली बार जो है निर्दलीय चुनाव लड़े थे लोकसभा का और काफ़ी चर्चित भी हैं, जनता के बीच हैं, सामाजिक हैं, लोग इनके पास आते हैं अपनी सुख और दुःख समस्या को लेके और लगातार इनसे बात भी करते हैं और इस बार ये बीजेपी के में जुड़े हैं और लगातार बीजेपी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए अभी गाँव चले अभियान में भी जनता के बीच गए हैं, उनकी बातों को सुने हैं, उनकी समस्याओं को सुने हैं और उसे पूरा करने का काम करिए। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे लोकसभा क्षेत्र को लेके कि आखिर किस ओर रुख है इस बार यहाँ की जनता का और क्या लगता है कि जो सरकार अभी जो मौजूदा समय में है, उनमें जो स्थिति बनी हुई है, क्या उससे दूर होकर जनता जो है इस बार बीजेपी को वोट करेगी और यहाँ लोकसभा सीट से जो है एक बीजेपी कैंडिडेट को जिताने का काम करेगी। तो इस पे हम चर्चा पर चर्चा करेंगे, अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित 24 में सर आने के लिए बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल है कि सर पिछला बार आप निर्दलीय लड़े हैं, इस बार आप बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या लगता है कि जनता के बीच आप जा रहे हैं तो किस तरह का रुख आपको देखने को मिल रहा है जनता का? अभी पिछले 10 सालों में लगभग 9 साल, अभी लगभग 10 साल होने जा रहा है। पिछले 10 सालों में जो एक प्रोसेस में भाजपा ने एक स्टेप बाय स्टेप अपना काम की है। पहले लोग ये समझ रहे थे कि अब पूछ रहे थे कि विकास कहाँ है, लेकिन विकास अभी डायरेक्टली पब्लिक का डोर स्टेप पर आ गया है और हम लोग सब यहाँ जो भी मोदी जी का कार्यक्रम के द्वारा है ना, भाजपा का जो भी कार्यक्रम हुआ है देश में, सब हम लोग देख पा रहे हैं और बहुत पॉजिटिव अप्रोच है लोगों का। अभी मोदी जी की तरफ झुकाव है, बीजेपी की तरफ झुकाव है। पर सर आपको भी पता है कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र कहते हैं इसको और यहाँ के जो वर्तमान में अभी जो सांसद हैं वो विजय हांसदा जी हैं। तो क्या लगता है कि 2 टर्म उनका रहा है, क्या लगता है कि इस बार लोग रुख बदलेंगे और इस बार जो है बीजेपी को रुख करेंगे? बिल्कुल, विजय हांसदा जी बहुत यंग सांसद होने के बावजूद वो अप्रोच, वो पहचान नहीं बना पाए हैं कि कि वो अवेलेबल हो लोगों के लिए और लोगों में ज़रूर आक्रोश है। वो अपना जीत का वो फ़ायदा नहीं उठा सके हैं और डेफ़िनेटली अभी लोग एक अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं। सर आप तो लगातार जनता के बीच है, जनता की बातें आप तक पहुँच भी रही होगी, गाँव चले अभियान में आपने भी शिरकत किया होगा और बीच में गए होंगे। किस तरह का मिला आपको वहाँ पे पहचान? अभी लोग यहाँ पर काफ़ी उपेक्षित रहे हैं, ख़ास करके हमारे जो भी विधायक है या सांसद है इस क्षेत्र के। यहाँ पर मुख्यमंत्री का कार्य क्षेत्र है, लेकिन अभी उनके कार्य क्षेत्र में भी जाने के बाद भी ये पता चलता है कि विकास काफ़ी जो एक स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो बिल्कुल है ही नहीं। उनके अगल-बगल के ही, बरहेट के अगल-बगल के गाँव के अगर आप थोड़ा भ्रमण कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा बहुत जगह रोड नहीं बने हैं, बहुत जगह पानी का समस्या है। जो मूलभूत समस्या है, वो सब अभी भी लोग जूझ रहे हैं। आप आश्वासन दे रहे हैं उन लोग? बिल्कुल, बिल्कुल आश्वासन दे रहे हैं। अभी जो चुनपई सरकार है, जो कल जो गठन हुआ है, 8 मंत्री ने शपथ लिया है, इसके चलते जो है कांग्रेस में नाराजगी आपको भी पता है कि चल रही है। क्या लगता है कि सरकार कांग्रेस को हटाना चाह रही है या फिर कुछ और ही? यहाँ लोग एक्चुअली जो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जेएमएम का हो, वो एक एक पकड़ नहीं बना सकी है। जैसे भाजपा में है कि जो एक आलाकमान जो बात बोल दी है, उस पर वो कायम रहते हैं और उनके जो भी एमएलएज़ हैं, है ना, वो लोग काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, वो इधर-उधर जाने का सोचते नहीं है। लेकिन जो भी कोई भी क्षेत्रीय पार्टी को देखिए या इवन कांग्रेस के, अभी बहुत सारे नेता लोग अपना नाराज़गी अ, अभी दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर उनको ये नहीं मिला, आपका मिनिस्ट्रीशिप नहीं मिला, तो फिर वो पार्टी चेंज करने की बात करते हैं। अभी हाल में अभी दूसरा प्रदेश में भी देखा जाए तो कमलनाथ, जो उनको कांग्रेस ने सब कुछ दिया, अब वो अपना बेटा के साथ भाजपा को जॉइन करने के लिए जा रहे हैं। तो यही है कि वो सेंट्रल लीडरशिप जो भी है कांग्रेस में या स्टेट लीडरशिप या जो भी जेएमएम का लीडरशिप है, उस पर ये लोग कोई आस्था नहीं रखते हैं। अपना जब तक वो काम चले तब तक उनके साथ है। अगर कुछ पार्टी में कोई पोजीशन नहीं मिले या मिनिस्ट्री में नहीं पोजीशन मिली, तो फिर वो हटने की बात करते हैं। कांग्रेस के 12 विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं और उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया है कि हम आपको 2 दिन का समय दे रहे हैं, पुराने को हटा के नए को विस्तार करिए और हमें भी जगह दीजिए और नहीं तो फिर हम लोग विचार करेंगे। इसका इशारा क्या कहता है?
ये सीधे ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है ना? और हम नहीं समझते कि ये लोग हटना चाहते हैं और कोई ज़रूरी नहीं पॉलिटिक्स में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो सुनने में आया है कि बहुत सारे विधायक ऐसे हैं कि अगर मान लिया इधर से उनको पोस्ट पोज़ीशन नहीं मिला, तो फिर वो शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ तक एक्चुअली मतलब वो कर पाएँगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या लगता है कि जेएमएम इंडिया अलायंस तो है केंद्र में और यहाँ पे राजद और कांग्रेस और जेएमएम मिलके जो यहाँ पे चल रहे हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस और जेएमएम में से कुछ सही नहीं है और ये टूट हो सकता है? बिल्कुल टूट हो सकती है और टूट हो ना हो यहाँ पर भाजपा बहुमत से सरकार यहाँ पर बनाएगी, चाहे सेंटर में, चाहे स्टेट में। अभी बाबूलाल जी की जो भी लीडरशिप में अभी लोग आ रहे हैं, चाहे आदिवासीज़ या अभी माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम्स वगैरह भी जितने भी लोग हैं, अभी जेएमएम से काफ़ी नाराज़ हैं और जो उनके एक्चुअली मूल वोटर्स रहे, ट्रेडिशनल वोटर्स रहे हैं, अभी कहीं अल्टरनेटिव ढूँढ रहे हैं। जेएमएम के भी 4 नेता हैं, जिन्होंने एक तरह से सशक्त समर्थन दिया है जब संप्रई सरकार बनी है और उनका इशारा सीधे-सीधे था कि यदि मंत्रिमंडल नहीं मिला या फिर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। तो क एक पार्टी में हो के इस तरह का व्यवहार कुछ समझ से परे है। ये टोटल पार्टी इंडिसिप्लिन की बात है और यही है कि सर पहले उपेक्षित रहे क्योंकि हेमंत जी अपने आप में जो भी एक अच्छे लोकप्रिय नेता रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जनता उनके पास पहुँच नहीं पा रही थी और सिर्फ़ जनता ही क्यों, यहाँ पर विधायक लोग भी नहीं पहुँच पा रहे थे उनके पास और नाराज़गी उसके लिए भी है। उनके पार्टी कार्यकर्ता जो उनको वोट दिलाते हैं, वैसे-वैसे नेता लोग भी नहीं पहुँच पा रहे थे। तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं पहले से ही नाराज़गी थी और ये चाह रहे हैं कि अल्टीमेट लास्ट मतलब 6-7 महीना जो भी ये सरकार जब तक चलेगी, इन लोगों को कुछ पार्टी पोज़ीशन मिले और फिर ये लोग अपना जो भी अपना कमाए-धमाए जो भी कर सके करें। मुझे तो यही लगता है कि ये केवल एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है। अगर काम मतलब अगर मान लिए पार्टी, तब बहुत अच्छा उनके लिए और नहीं मानी, तो भी ये लोग सपोर्ट उम्मीद है कि वो लोग करेंगे। पिछली बार आप निर्दलीय लिये से इस बार आप बीजेपी में हैं और बीजेपी यदि आपको लोकसभा के लिए चुनती है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या लगता है कि इस क्षेत्र में आपके साथ लोग हैं? जी मुझे तो समझ में आता है कि अगर पार्टी जो भी भाजपा एक बहुत सेंट्रल पार्टी है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पार्टी है और मेरी समझ में उनका जो भी कैंडिडेट को पहचान करके जो भी जिनको भी टिकट दिया जाएगा तो वो समीक्षा भी की बैठक हारने के बाद नहीं मैंने इलेक्शन के पहले होना चाहिए और मेरा कुछ पॉजिटिव्स है जो मेरा समझ में और सबसे हम समझते हैं कि अपने आप को एक बेहतर कैंडिडेट है इसलिए क्योंकि जब हम कांग्रेस में थे हम माइनॉरिटी बेल्ट में बहुत काम किए हैं मेरी पहचान है और वो एडवांटेज मुझे मिलेगा इवन संथाल वोटरों के बीच में मेरा अच्छा पहचान है और एक साफ छवि होने के चलते मुझे समझ में आता है ये मेरा ओपिनियन है कि लोग सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल अगर पार्टी ये दायित्व देती है तो बिल्कुल मैं रेडी हूँ। मतलब पूरे क्षेत्र काफ़ी लंबा-चौड़ा क्षेत्र है राजमहल लोकसभा क्षेत्र, तो कितने जगहों पे आपका अभी तक पूरे क्षेत्र में कितनी जगहों पे दौरा हो गया है? अभी गोपी कांदर मतलब 4 ब्लॉक है उधर जो संथाल एरिया हमने टूर किया पकुड़िया, गोपी कांदर, अमरापड़ा, पकुड़िया और ये महेशपुर और उधर काफ़ी शिक्षित आदिवासी लड़के लोग हैं, जो जेएमएम से बिल्कुल नाराज़ है और वही लोग थे वहाँ उस क्षेत्र के जो जेएमएम के लिए काम करके जेएमएम को वोट दिलाते हैं। उधर से हम लोग को जो भी कैंडिडेट चुना जाएगा, हम लोग तो काम करेंगे उनको बढ़त दिलाने के लिए और डेफ़िनेट ये 4 प्रखंड में जहाँ जो बताएँ, ये चारों प्रखंड में हम समझते हैं कि हम लोग को एक बढ़त मिलेगी जो पहले बीजेपी को मिलती थी सॉरी जेएमएम को मिलते थे, आज बीजेपी को मिलेगी। पर बरहेट और बोरियो मुझे लगता है 2 ऐसे जगह हैं, जहाँ पे जेएमएम की पकड़ काफ़ी ज़्यादा है, उसको कैसे तोड़ पाएँगे? यहाँ पर काफ़ी लोग नाराज़ हैं, करीब यहाँ पर हम लोग का जो आकलन से करीब 16,000 वोट अभी तक हम लोग काम की है केवल बरहेट विधानसभा क्षेत्र में, जो माइनॉरिटी वोट्स है जो इधर शिफ्ट करेगा। लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी करीब 11,000 वोट है, जो अभी अभी तक हम लोग काम करके हम लोग को पता समझ में आ रहा है कि करीब 11,000 वोट तो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होगा, स्पेशली माइनॉरिटी वोट्स के बीच में। तो डेफ़िनिटली मैंने अभी ये टास्क है और आने वाले दिन में हम लोग समझते हैं कि सिर्फ़ लोकसभा ही नहीं विधानसभा भी में भी एक माने कड़ी टक्कर देंगे और हो ना हो, हम लोग जीत भी हासिल कर सकते हैं और सिर्फ़ ये लोकसभा के लिए नहीं,
एक लोकसभा अगर हम लोग जीत जाते तो डेफिनेटली हम समझते हैं कि 4 विधानसभा सीट हम लोग बहुत कंफर्टेबली हम लोग जीत सकते हैं, और हो सकता है कि 5 विधानसभा भी हम लोग जीतें। पिछली बार हेमलाल मुर्मू आपको पता है बीजेपी से लड़े यहाँ, काफ़ी लीड किए, काफ़ी कम वोटों से विजय से हारे हैं। तो उनका जाना असर पड़ेगा क्या? बिल्कुल, मने हेमलाल मुर्मू जब भाजपा में थे, एक उनकी अपनी पहचान थी, और वो 4 लाख लगभग 4 लाख वोट वो लेके आए थे। 5 लाख वोट जेएमएम कांग्रेस कंबाइन करके बीजेपी को मिला था, सॉरी जेएमएम को मिला था। तो लगभग 1 लाख वोटों का अंतर है। और हम ये नहीं समझते हैं कि ये भाजपा की जो वोट है, एक्चुअली 4 लाख वोट जो है डेफिनेटली वो वोट कहीं, माने भाजपा का वोट बैंक है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये भाजपा को ही मिलेगा। इसके अलावा जो भी आदिवासी वोट्स और माइनॉरिटी वोट्स, जो नाराज वोटर्स है जेएमएम का, वो कन्वर्ट करे बीजेपी की तरफ, और वो इधर उधर छितरा ना जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट्स ऐसे वोट्स हैं जो बहुत सेंसिटिव वोट है, और इसीलिए सब कुछ सोच समझ करके अगर पार्टी ऐसे कैंडिडेट को दे जो वो वोट जो विजय हज़ारा को जो जेएमएम को नहीं जाने वाली है, वो ऐसे कैंडिडेट बीजेपी दे ताकि उनके पास आ जाए। तो हम समझते हैं कि ये लोकसभा में हम लोग एक वो सीट आपके पास हो और मेजॉरिटी को देखना हो, तो आखिर कैसे उसे आप अपनी तरफ करेंगे? ये ऑलरेडी माइनॉरिटी जेएमएम से खफा है, जो पिछले 10 सालों में उन्होंने जीत करके दिलाई। ये लोग भाजपा का डर दिखा करके ये सीट हासिल की, लेकिन हम नहीं समझते कि जेएमएम की उन कार्यकर्ताओं का कोई भी काम हुआ होगा इस दौरान जो होना चाहिए था, या क्षेत्र का भी जो भी डेवलपमेंट का काम होना चाहिए था स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे बहुत लोग बहाना करते हैं कि नहीं बीजेपी सेंटर में है और हम लोग यहाँ पर स्टेट में है, और जीत करके भी हम लोग मैंने कुछ हम लोग को सुना मैंने ये हम लोग लेके नहीं आ सकते कोई डेवलपमेंटल वर्क। लेकिन एक निशिकांत दुबे का अगर एग्जांपल लिया जाए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, तो भी इतना बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट एम्स हुआ, आपका एयरपोर्ट हुआ, रेल हुआ, तो इतना कुछ लाना, मतलब ये एक हम लोग ये जूझ रहे हैं कि ये शताब्दी यहाँ पर पाकुड़ में रुके। हाँ, एक छोटी, और वो भी हम लोग रुकवा नहीं पा रहे हैं। तो ये जरूर कहीं ना कहीं कैंडिडेट में भी कोई कमी है, इसीलिए ये नौबत है। शहरी क्षेत्रों में हो जाता है, चाहे राजमहल की बात करें, साहेबगंज की बात करें, पाकुड़ की बात करें, इन सारे क्षेत्रों की, आपके भदरवा की बात करें, तो है। पर इनसे ही लगा गाँव क्षेत्रों में जेएमएम पकड़ बना लेती है, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, जेएमएम का ये विश्वास है कि जब तक आदिवासी बेवकूफ रहेगा, अनपढ़ रहेगा, तब तक उनको वोट मिलते रहेगा, और वही कोशिश, वही प्रयास रहेगा। यहाँ पर गांव में अभी हम लोग यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि दारू और मुर्गा में जो बिक, भी कोई डेवलपमेंट की ये उम्मीद भी नहीं कर सकेंगे। और यही हम लोग समझाने का कोशिश कर रहे हैं, और काफी लोग, खास करके शिक्षित आदिवासी, कहीं किसी ने बताया कि हेमंत सोरेन का अपना स्टेटमेंट था कि वो मैंने ये क्वेश्चन कर रहे थे कि क्यों आदिवासी जब पढ़ लिख लेता है तो जेएमएम छोड़ देता है। तो वजह यही है कि यहाँ पर एक केवल वोट बैंक है आदिवासी, इवन मुस्लिम्स, केवल एक वोट बैंक कांग्रेस और जेएमएम के लिए रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं, और लिए कुछ किया भी नहीं। जेएमएम गठबंधन का बड़े दावे हैं कि इस बार, क्योंकि पिछला बार 14 में 12 सीट हम लोग हासिल किए थे, बीजेपी ने हासिल किया था। इस बार 14 के 14 सीट पे ये सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनका ऐसा दावा है। इसमें कितनी उम्मीद और कितनी सच्चाई आपको? किनका दावा बोले? ये जेएमएम ने दावा किया है। अच्छा, ये एम्प्टी वर्ड्स है, और एक पॉलिटिकल ऐलान इसी तरह किया जाता है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए, जो बीजेपी का जो प्रोग्राम चल रहा है, एक-एक प्रोग्राम गांव में समझ लीजिए कि बूथ में, एक-एक बूथ में उनके 70-70 लोग ऑलरेडी तैयार हैं, 69 लोग तैयार हैं, और समझ लीजिए कि एक-एक बूथ से उनको वोट मिलने जा रहा है। जेएमएम के पास या कांग्रेस के पास कोई ऐसा कार्यक्रम है नहीं कि वो बूथ तक यहाँ पर पहुंचे, और यहाँ पर ऑलरेडी सिर्फ पेपर में नहीं, एक्चुअली में यहाँ ग्राउंड लेवल तक एक पहुंच बन चुकी है, और बहुत जगह बन भी रहा है। तो ये डेफिनेटली ये इस तरह का बयानबाजी करना, ये एक एम्प्टी वर्ड्स है ना, एक पॉलिटिकल गिमिक है, और कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहिए कि क्या इस बार उन लोगों का सुपड़ा साफ हो जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल सीट पे हम लोग दावा कर सकते हैं। ये तो 12 सीट में तो ऑलरेडी था ही, और ये चाईबासा और राजमहल का, ये दोनों जगह खास करके यहाँ का राजमहल का हम बता रहे हैं, चूंकि कैंडिडेट से नाराज है, पार्टी से नाराज है। इस बार
भाजपा अगर सही मायने में एक अच्छा समीक्षा करके एक कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट को देता है फील्ड करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जीत होगी ही। और वहां पर गीता कोड़ा तो समझ में आ रहा है कि शायद भाजपा में आ रही है, तो उम्मीद है कि वो भी जीत जाएगी वहां से। सांसद बनने के बाद विजय हाजरा 2 टर्म सांसद रहे हैं। कई योजनाएँ हैं केंद्र के, राज्य के, जो इनको देखना है और हुआ तो कितनी-कितनी योजनाएँ हैं जो आपको लगता है कि इस टर्म में या पिछला ही टर्म की हम बात करें तो वो धरातल पे उतरा, लोगों के विकास के लिए सामने या ये मुझे सिर्फ कागजों पे ही रह गया? अ, ये कहना कि नहीं कुछ किए हैं, ये तो सही बात नहीं होगा। उन्होंने कुछ किया लेकिन यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, जनता को कुछ दिख नहीं रहा। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। चलिए हम बात करते हैं अब आगे कौन-सा योजना, देखिए हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग जो मैनिफेस्टो और अलग-अलग एजेंडा बनता है, अलग-अलग वादे और दावे बनते हैं। इस राजमहल लोकसभा क्षेत्र में वैसे कौन से एजेंडा है जिसको लेके जनता के बीच जाना बहुत बेहद ज़रूरी यहाँ है? पर मुख्य मुद्दा क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पर खास करके राजमहल पाकुड़ क्षेत्र, ये एक स्टोन इंडस्ट्री का क्षेत्र है और पिछले 4-5 सालों में जिस तरह से जो भी काम हुआ है, जो भी स्कैम्स हुए हैं, स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स का जो भी गबन हुआ है और उसके चलते ईडी के आने के बाद सारे लूट-खसोट का जो भी इन लोगों का सारा कहानी निकाला, तो इसके बाद यहाँ पर इससे डायरेक्टली इफ़ेक्ट यहाँ के पब्लिक हुए। जो स्टोन क्रशर से ही जुड़े हुए यहाँ यहाँ पर जो भी मार्केट है साहिबगंज जिला का या पाकुड़ जिला का, उसी पर निर्भर है और दूसरी इंडस्ट्री कोई है ही नहीं वैसे, जिसमें वो मास पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो। और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का नहीं बोल रहे कि जैसे जो भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे स्टोन माइंस के साथ ट्रक्स वगैरह का भी लोग यहाँ पर ट्रक द्वारा जुड़े हुए हैं। इसके बाद जो मार्केट भी जहाँ जो भी अब देखिए यहाँ का इकोनॉमी उसी पर डिपेंडेंट है। तो डेफिनेटली यहाँ पर लोग कहीं न कहीं ये डायरेक्टली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं यहाँ की लोकल जो भी जेएमएम की सरकार रही है, क्योंकि उन्हीं के साथ साठ-गाँठ करके उनके अपने सबसे करीबी जो पंकज मिश्रा रहे हैं हेमंत सोरेन जी के, वो चूँकि वो इस स्कैम में पकड़े हुए थे और ये इतना बढ़िया से चाहे पॉलिटिकल अपने तो पॉलिटिक्स में थे ही, एडमिनिस्ट्रेशन से इसके बाद पुलिस और जो भी गुंडा है, सबका एक आपका एक हाँ, ये एक बनाया हुआ था एक ग्रुप जिससे लोग डरते थे, वो जैसे चाहते थे वैसे करवाते थे और अल्टीमेटली जब ये पर्दाफाश हुआ है ना, तो इसका इफ़ेक्ट सारे लोगों को पड़ा और लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का दोबारा कोई ऐसे कुछ काम हो जिसकी वजह से लोगों का इकोनॉमी यहाँ का इफ़ेक्ट हो। साहेबगंज पे तो एक दाग लग गया, 18 जगहों पे एक साथ छापा पड़ा है और काफ़ी भयानक मात्रा में जो है कागज़, पैसे, ज़मीन, क्रशर ये सारा कुछ सामने आया है। क्या लगता है ये दोबारा दोहराएगा? नहीं बिल्कुल बट काम तो होना चाहिए, काम तो होना चाहिए। आप एक एग्ज़ाम्पल हम बता रहे हैं कि कोई रोड में दारू पी के गाड़ी चला रहा है, वो एक्सीडेंट करता है, तो डेफ़िनेटली आप उसी को पकड़ करके उसको अंदर कीजिएगा क्योंकि फ़ॉल्ट उनका है। अब उसके चलते तो पूरा शहर बंद नहीं ना कीजिएगा। तो मेरा ये समझ है कि जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं और तो उन लोगों को ईमानदारी से काम करने दिया जाए क्योंकि स्टेट रेवेन्यू भी आना चाहिए, टैक्सेस आना चाहिए ताकि यहाँ का जो भी इकोनॉमी यहाँ से बढ़िया से चल सके और हम लोग एक हिस्सेदारी बने कि एक गवर्नमेंट को हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। और यहाँ पर हम समझते हैं कि एक अगर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन सही सरकार रहेगा तो सही एडमिनिस्ट्रेशन होगा। हम समझते हैं कि यहाँ इस क्षेत्र से साहिबगंज पाकुड़ जिला मिला करके अगर स्टोन इंडस्ट्री अगर सही ढंग से काम करे तो कम से कम हम समझते हैं कि 2000 से 3000 2,500 करोड़ सालाना रेवेन्यू हम लोग दे सकते हैं। और मेरे पास हमने कैलकुलेट किया था तो ये लगभग 2200 करोड़ सालाना का रेवेन्यू पॉसिबल है यहाँ से सिर्फ स्टोन काफ़ी इंडस्ट्री से। बड़ा। बिल्कुल है ना, हम कोयला को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इतना रेक जा रहा है, उसी का टैक्सेस आप जोड़ दीजिए। डीएमएफटी फंड का भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि इस योजना का इस इन टैक्सेस के थ्रू से जो भी डीएमएफटी फंड वगैरह आता है, कहाँ प्रोग्रेस हो रहा है, कहाँ प्रोजेक्ट लगाए गए हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। एक केवल कागजी काम होता है, तो हम समझ रहे हैं कि एक ईमानदार एडमिनिस्ट्रेशन रहे, एक ईमानदार नेता रहे इस क्षेत्र के लिए, तो डेफिनेटली काम होगा और अच्छा काम होगा और डेवलपमेंट भी होगा। इतने सारे जितने रेवेन्यू आपने बताया 2200 करोड़ के करीब, मतलब ये सारा भ्रष्टाचार के
नहीं, कुछ पोर्शन जैसे पहले आता था 400 करोड़, तो उससे नेक्स्ट ईयर वो 500 करोड़ दिखा दिया। तो कागज में तो दिखा रहा है कि इतना हमने बढ़ोतरी की, लेकिन एक्चुअली अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, अगर सही मायने में सही समय पर ये आप लीज दीजिएगा, सही समय पर उनका चालान आप रिलीज कीजिएगा, तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन का हेल्प बिजनेसमैन को हो, तो डेफिनेटली हम समझते हैं कि ये लोग यहाँ यहाँ रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट होगा, और सरकार को भी हम लोग यहाँ से रेवेन्यू काफी दे सकते हैं। देखिए, एक लगभग 17वीं सेंचुरी में ही ये फ्रेंच को ये पता चल गया था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो उस समय ये लोग ये अलग अलग किए कि एक सरकार को बिजनेस में ज्यादा इंटरफियरेंस होना नहीं चाहिए, और उसी हिसाब यहाँ पर देखिए कि हर एक डिपार्टमेंट में यहाँ पर इन्वॉल्व है, और वो भी एक कोई भी पदाधिकारी जिस भी पद में हो, वो ये कोशिश करता है कि वो दिखाने का अपने आप को कि वो ईमानदार है। जो लिया दिया जा रहा है वो सबको पता है। आप कागज को अगर मूवमेंट के लिए बोलने के लिए तो है सिंगल विंडो, लेकिन सब कोई ये जान रहे हैं कि ये कितना समय लगता है, कितना पैसा लिया जा रहा है। तो अगर ये सब पर अंकुश लगाया जाए, सही समय पर लीज दिया जाए, लीज ग्रांट किया जाए, प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इलीगली किसी को आप दे दीजिए, आप इलीगल मत कीजिए कुछ, लेकिन अगर सही समय पर आप एक बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं, हेल्प करते हैं इन द सेंस कि उनका जो भी डॉक्यूमेंट्स को मूव करते हैं, चाहे माइनिंग विभाग को, चाहे फॉरेस्ट विभाग को, चाहे डीसी के लेवल पर, चाहे आपका पॉल्यूशन विभाग को, तो हम समझते हैं कि सही समय पर अगर सब कुछ हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा, लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, लोगों को नौकरियां मिलेगी, और लोग अपना रोजी रोटी यहाँ से कमा सकते हैं। और रेवेन्यू तो हम समझ रहे हैं कि वही 2200, साहिबगंज पाकुड़ जिला मिला करके 2200 करोड़ से नीचे नहीं जाएगा। काफी काफी ज्यादा। बिल्कुल 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 500 क्रशर वहां पर था पाकुड़ में। हाँ, अभी सब बंद हो गया। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों को ये फील होता है, बिजनेसमैन को, कि यहाँ काफी अपेक्षित है, क्योंकि जो काम मेरा, जैसे और सब स्टेट क्यों डेवलप हो रहा है, साउथ इंडियन स्टेट्स क्यों इतना डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपका मिनिमम हिंड्रेंस है। आप कोई भी बिजनेस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाता है, और यहाँ पर वही एक, अगर माइनिंग लीज के लिए आप अप्लाई कीजिए तो कम से कम 6 महीना लगेगा, या तो 1 साल लगेगा। पाकुड़ विधानसभा की बात करें, ये क्षेत्र उसी में आता है, तो आलमगीर आलम लगातार जो है, क्या लगता है इस बार जनता जो है, चूंकि लोकसभा के तुरंत बाद जो है विधानसभा होना है यहाँ पर, तो क्या लगता है कि यहाँ की जनता जो है इस बार अपना रुख बदलेगी विधानसभा में? यहाँ पर अगर देखा जाए तो साहिबगंज जिला, पाकुड़ जिला उस पॉवर्टी इंडेक्स में हमको लगता है कि सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं। तो ये अफसोस की बात है कि यहाँ आलमगीर साहब के अंडर में वो जबकि ग्रामीण विकास मंत्री रहे हैं, तो अभी भी उपेक्षित है। ये चीज होना नहीं चाहिए। और पब्लिक का जो रुख है, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि वो काफी वोट से, मतलब लगभग समझते हैं कि कितना, हमको लगता है कि लाइक 1 लाख वोट के आसपास वो लेके आए थे। तो और अकील अख्तर जी 40,000 वोट लेके आए थे। तो उस 60,000 वोट्स एक विधानसभा क्षेत्र के लिए थोड़ा सा कठिन है, उसको, उस गैप को क्लोज करने का। तो लोग तो बदल रहे हैं ना, लोग तो मन बदल, बिल्कुल 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 बदल रहे हैं ना, लेकिन कहना अभी इस वक्त ये मुश्किल होगा, क्योंकि सिर्फ कह देने से ओवरनाइट लोग एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। लोकसभा के लिए 1 लाख, दैट मीन्स 20% है, तो वो डिफरेंस वो हो सकता है, और वो कैलकुलेटेड है, और उसके लिए काम भी किया जा सकता है। लेकिन विधानसभा में जो भी कैंडिडेट रहेंगे, उनको काफी मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ कैंडिडेट को ही नहीं, पार्टी तो करेगी ही करेगी, लेकिन एक ऐसे कैंडिडेट भी होना चाहिए जो थोड़ा सा डायनेमिक हो, क्योंकि आलमगीर साहब को कम्पीट करने के लिए उस लेवल का होना चाहिए, ताकि जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आए, पॉसिबल इम्पॉसिबल मैंने ऐसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, वो फैक्ट्स पर आपका जो भी आप कैलकुलेट करते हो, वो फैक्ट्स पर कैलकुलेट होना है, और ग्राउंड लेवल पर कैलकुलेट करना है। आप तैयार हैं? बिल्कुल मैं तैयार हूँ, और मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा डेफिनेटली कि यहाँ से अगर अपॉर्चुनिटी मिले
तो मैं उसके लिए मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं तैयार हूँ और काम भी कर रहा हूँ लोगों के बीच में संपर्क। अंतिम सवाल है, लोकसभा चुनाव को लेके यहाँ के अवाम, खासकर राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या संदेश देंगे? बदलाव जरूरी है, सिर्फ बदलाव के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पर पिछले 10 सालों से हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो भी वर्तमान में हमारे सांसद है, वो लोगों के बीच में वो अपना छाप नहीं छोड़ पाए हैं, और उसके चलते वक्त के साथ लोगों को बदलाव जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी काफी कुछ देश के लिए कर रहे हैं, इस क्षेत्र के लिए भी काफी कुछ किए हैं, और हम समझते हैं कि लोग जो पूछ रहे थे कि विकास कहाँ है, तो विकास आ चुका है। तो लोग पूछ रहे हैं कि विकास कहाँ है, तो विकास आ चुका है। इस दावे के साथ जो है नीरज हेम्ब्रम भी लगातार पूरे राजमहल लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, अपनी बातों को, एजेंडा क्या है उसे बता रहे हैं, किस तरह का विकास यहाँ आया, किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पे रहा है जिस कारण से 18 जगह पे ईडी का छापा पड़ा। इन सारी चीजों का चर्चा भी हो रहा है, लोगों को समझा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, और इस बार ये हर तरह से कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की यहाँ पे सरकार बनेगी, इस बार लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा रहेगा, और 14 सीटों पे जो है इस बार यहाँ पे जो है जीत के जो है परचम लहराने का काम करेगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।